धीरज सर कॉमर्स क्लासेज में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम यहाँ पर आपके सामने रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग यानी उत्तरदायित्व लेखा विधि की वीडियो लेकर आए हैं। आज जो हम आपसे चर्चा करेंगे एमसीक्यू बेस्ड उन प्रॉब्लम्स का, उन समस्याओं का यहाँ पर हम निराकरण करेंगे जो कि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाली हैं। अगर आप कॉमर्स से संबंधित किसी भी कंपटीशन में अगर बैठ रहे हैं, किसी भी परीक्षा में बैठ रहे हैं, तो आपके लिए इस चैप्टर का एमसीक्यू बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। इस लेखा विधि के बारे में जब आपके सामने ये लिखा हुआ है उत्तरदायित्व लेखा विधि, तो जाहिर सी बात है यह भी एक लेखा विधि का ही रूप है। अब यह बुक आपके पास हो सकता है नहीं हो सकता है आपने इस चैप्टर को कभी नहीं पढ़ा हो सकता है आपने पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, फिर भी हम इस चैप्टर की एमसीक्यू जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसके बारे में आज आपको बताएंगे। अब बात आती है कि उत्तरदायित्व लेखा विधि किससे संबंधित है। यह भी लेखांकन की एक प्रणाली है और यह संगठन के अंदर ही काम करती है। संगठन के अंतर्गत लागतों को उत्तरदायित्व के स्तर पर अलग अलग तरीकों से इसको बांट दिया जाता है। जब इसका नाम रखा गया है उत्तरदायित्व लेखा विधि, तो इसका मतलब है कि जो भी कार्य लागत लेखा के होंगे, कितना मटेरियल लगा, कितनी सामग्री के बाद मजदूरी लगाई गई यानी लेबर, इन तमाम खर्चों को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, किस प्रकार से इन खर्चों पर अच्छी तरह से नियंत्रण रखा जाएगा जिससे किसी वस्तु को बनाने की लागत कम से कम होगी और उस लागत को ज़्यादा करने के लिए या ज़्यादा हो गया है उसको रोकने के लिए कौन व्यक्ति जिम्मेदार होगा, किसका यह उत्तरदायित्व है कि वह उन खर्चों को रोकने का कार्य करेगा। इन्हीं से संबंधित हम उत्तरदायित्व लेखा विधि में आज बात करेंगे और इससे संबंधित एमसीक्यू बेस्ड जितनी भी समस्याएं होंगी उनका हम एक एक करके समाधान निकालेंगे और समझ करके निकालेंगे। ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं लेंगे और ज़्यादा समय भी नहीं लेंगे, मात्र चंद मिनटों में ही आपके सामने ये सॉल्व हो जाएगा। प्रश्न संख्या 1 यानी क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन के मुताबिक रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इज ए टेक्निक ऑफ, यानी उत्तरदायित्व लेखा विधि तकनीकी है किसका? कॉस्ट कंट्रोल का, प्लानिंग का, प्लानिंग एंड कॉस्ट कंट्रोल दोनों का, या कोऑर्डिनेशन का, यानी क्या इसमें लागत नियंत्रण होता है या नियोजन होता है, या नियोजन और लागत नियंत्रण दोनों होता है, या समन्वय होता है। तो भाई उत्तरदायित्व लेखा विधि में लागत को नियंत्रित किया जाता है लेकिन प्लानिंग करके, तो इसलिए इसका जो जवाब है वो है सी, प्लानिंग एंड कंट्रोल, कॉस्ट कंट्रोल, लागत नियंत्रण। इसका मतलब होता है इसका जो जवाब है वो सी सही है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है which term identifies an accounting system in which the operation of business are broken down into cost centers and the control function of a foreman, sales manager or supervisor is emphasized। इसका मतलब है इसमें पूछा गया है कि ऐसा कौन सा शब्द है जो एक लेखांकन प्रणाली की पहचान करता है जिसमें व्यवसाय का परिचालन लागत केंद्रों में विभाजित कर दिया जाता है और एक फोरमैन विक्रय प्रबंधक या पर्यवेक्षक के नियंत्रण कार्य पर बल दिया जाता है। तो इसका जो सही जवाब है वह है इस चैप्टर ही है, क्योंकि इसमें ही प्रबंधक, सुपरवाइजर, यही सब लोग तो कंट्रोल करते हैं कॉस्ट को। तो इसका मतलब है यह है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, यानी उत्तरदायित्व लेखांकन में ही हम इन सभी को जिम्मेदार ठहराते हैं और इन्हीं लोगों पर इसका भार डाला जाता है और कंट्रोल की जिम्मेदारी इन्हीं लोगों की होती है। और वह हम पढ़ेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में, यानी
उत्तरदायित्व लेखांकन में। अगला क्वेश्चन है द यूज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग फोकसेज अटेंशन ऑन। उत्तरदायित्व लेखांकन का जो प्रयोग है वह आखिर किस पर ध्यान केंद्रित करता है? क्या मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का, या मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का, या मैनेजमेंट बाय और डोमिनेशन का, या नॉन ऑफ द अबव? तो इसका मतलब ये होता है कि भाई उत्तरदायित्व लेखांकन जो है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्यों के द्वारा प्रबंध पर ज़्यादा ये ध्यान केंद्रित करता है। तो इसका जो जवाब है वो है बी। इसके बाद क्वेश्चन है लाभ केंद्र वह है जिसके निष्पादन का माप है। ये मैं हिंदी पढ़ रहा हूँ और इसका इंग्लिश यहाँ पे लिखा हुआ है। प्रॉफिट सेंटर इज वन हुज परफॉर्मेंस इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ। यहाँ मैं क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी इसलिए दोनों में पढ़ रहा हूँ क्योंकि आप लोगों में से ही कुछ व्यक्ति, कुछ स्टूडेंट जो कंपटीशन में बैठ रहे हैं वे हिंदी भाषी होंगे, यानी प्राथमिकता उनकी हिंदी होगी, और कुछ लोगों की प्राथमिकता इंग्लिश होगी। तो भाई मैं तो दोनों को संतुष्ट करने में लगा हुआ हूँ। वीडियो जितना मर्जी उतना शेयर कर दो बस। प्रॉफिट सेंटर इज वन हुज परफॉर्मेंस इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ, यानी लागत केंद्र वह है जिसके निष्पादन का माप है कॉस्ट इनकर्ड यानी हुई लागत, या रिवेन्यू रियलाइज्ड वसूला हुआ आगम, या बोथ कॉस्ट एंड रिवेन्यू दोनों, या नॉन ऑफ दीज, या इनमें से कोई नहीं। तो लाभ केंद्र तो वही होगा, प्रॉफिट वही होगा जहां पर कॉस्ट और रिवेन्यू दोनों का हम डिफरेंस करके ही लाभ निकालते हैं। तो इसका मतलब होता है कि लाभ केंद्र है कॉस्ट और रिवेन्यू दोनों ही हैं, यानी कॉस्ट कितनी हुई और कितना इनकम हुआ, फिर बाद में हम इन दोनों के डिफरेंस से लाभ निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है परफॉर्मेंस ऑफ ए रिवेन्यू सेंटर इज, परफॉर्मेंस ऑफ ए रिवेन्यू सेंटर इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ। अगर हम किसी जो आगम केंद्र होता है रेवेन्यू सेंटर जिसे बोलते हैं जहाँ पर पैसा आता है, अगर हम उसका निष्पादन अगर नापना चाहते हैं भाई उनकी परफॉर्मेंस यानी उन्होंने कैसा काम किया है, तो हम क्या कॉस्ट से पता लगाएंगे, प्रॉफिट से, सेल से, या नॉन ऑफ दीज? तो भाई जितनी ज़्यादा सेल होगी, यही बोला जाता है ना टर्नओवर कंपनी का इतना है, फलानी कंपनी का टर्नओवर इतना है। टर्नओवर यानी कि प्रॉफिट को सबसे ज़्यादा तभी माना जाता है जब ज़्यादा टर्नओवर हो, ज़्यादा सेल हो। तो इसलिए आगम केंद्र का जो निष्पादन है यानी परफॉर्मेंस ऑफ रेवेन्यू सेंटर, उसका जो मुख्य बेस है, सेंटर है, वो सेल है। तो इसका जवाब है सी। आपको समझना भी है और इसका आंसर भी जानना है। क्वेश्चन नंबर 6 में है व्हेन द मैनेजर्स हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एंड अथॉरिटी टू मेक डिसीजन दैट affect cost and revenue but no responsibility for authority over assets invested in department, the department is referred to as। आज यहाँ सामने जा रही है बारात और पूरे दिन डीजे बजा है और दबादब, और अब बस आ रही है इनकी, और भाई ये लोग अब बस में लद लद के जा रहे हैं। लेकिन अभी डीजे वीजे बजा है, अब शांति है, अब हम वीडियो बना रहे हैं और अब भी बाराती लोग जा रहे हैं। फिलहाल अब शांति है और वीडियो पर हमारा फोकस आपके लिए बना हुआ है। तो क्वेश्चन के मुताबिक ये कहा गया है कि जब प्रबंधक को लागतों और आगम को प्रभावित करने वाले निर्णय लेने का उत्तरदायित्व और अधिकार हो, किंतु विभाग में विनियोजित संपत्तियों के लिए कोई उत्तरदायित्व या उन पर अधिकार न हो, तो विभाग को, ऐसे विभाग को कहेंगे क्या? मतलब कहने का कि कॉस्ट को और रेवेन्यू को दोनों को प्रभावित करने वाले डिसीजन लेने का तो अधिकार दे दिया गया है मैनेजर्स को, लेकिन बाकी एसेट्स वगैरह का जो है कोई राइट नहीं दिया गया है। तो अभी हमने यहाँ पर पढ़ा था कॉस्ट एंड रेवेन्यू, यही पढ़ा था ना, लाभ केंद्र वहाँ है, तो यहाँ पर भी वही सेम पॉइंट आ रहा है। तो जो मैनेजर लोग हैं लाभ के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, तो इसके लिए जो इनका सेंटर है वह कौन सा सेंटर माना जाएगा? प्रॉफिट सेंटर। इसका जो सही जवाब है वो है बी। मैनेजर लोगों को डिसीजन लेने का अधिकार सबसे ज़्यादा प्रॉफिट से संबंधित चीज़ों पर है।
संपत्तियों पर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, द डिपार्टमेंट अंडर विच द मैनेजर हैज कंट्रोल ओवर रेवेन्यू एक्सपेंसेज एंड द अमाउंट इन्वेस्टेड इन एसेट्स सेंटर इज नोन एज। इसका मतलब साफ है, इनका पूछना है कि भाई वह विभाग जिसके अंतर्गत प्रबंधक का आगमों व्ययों और केंद्र की संपत्ति में विनियोजित राशि के ऊपर नियंत्रण है उसको क्या कहेंगे। यानी उस डिपार्टमेंट को क्या कहेंगे जहां पर मैनेजर रेवेन्यू के बारे में, एक्सपेंसेस के बारे में और एसेट्स में जो पैसा इन्वेस्ट किया गया है उसके बारे में पूरी तरह कंट्रोल करता है, तो वह डिपार्टमेंट कौन सा है। तो सही जवाब है इसका सी, जहां पर इन सब चीज़ों में पैसा इन्वेस्ट किया गया है इसे बोलेंगे इन्वेस्टमेंट सेंटर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है ROI इज कंप्यूटेड बाई। अब यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हम 8 पर आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ROI इज कंप्यूटेड बाई, यानी ROI का मतलब होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी विनियोजित पूंजी पर जो लाभ होता है वह किस पर आधारित होता है। क्या वो प्रॉफिट एंड इन्वेस्टमेंट पर आधारित होता है? तो ये सही जवाब है, क्योंकि प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ये विनियोग और जो प्रॉफिट होता है लाभ उसी पर आधारित है, उसी पर ही कंप्यूटेड होता है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट इससे तो कोई मतलब नहीं है, प्रॉफिट एंड सेल से भी मतलब नहीं है, क्योंकि इसमें लैंग्वेज ROI है यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो आपने समझ लिया होगा इसका संबंध लाभ और विनियोग से है। क्वेश्चन नंबर 9, भाई शोर मचा रहे हैं, अभी हॉर्न मार रहे हैं। चलो आपको फोकस हमारे शब्दों पर करना होगा। द मार्केटिंग मैनेजर ऑफ ए प्रोडक्ट लाइन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। एक उत्पाद श्रृंखला का विपणन प्रबंधक यानी जो मार्केटिंग मैनेजर होता है वह किस प्रकार का उदाहरण है यानी एग्जाम्पल है। तो मार्केटिंग मैनेजर ऑफ ए प्रोडक्ट लाइन इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉस्ट सेंटर, रेवेन्यू सेंटर, प्रॉफिट सेंटर या इन्वेस्टमेंट सेंटर। तो सही जवाब है रेवेन्यू सेंटर। क्यों? क्योंकि जो मार्केटिंग मैनेजर है उसका प्रोडक्ट से रेवेन्यू का ज़्यादा रिश्ता होता है, वो ज़्यादातर माल बेचने के बारे में फोकस करता है, कितना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट किया जाए उसका यही मुख्य उद्देश्य होता है। तो इसका जो जवाब है वो है बी, रेवेन्यू सेंटर यानी आगम केंद्र। क्वेश्चन नंबर 10 में है ए मार्केटिंग, अरे यार बारात है क्या है, ए मार्केटिंग डिपार्टमेंट ए सेल्स रीजन, ए मार्केटिंग डिपार्टमेंट ए सेल्स रीजन और ए सिंगल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव कैन बी डिफाइंड एज। यानी एक विपणन विभाग यानी जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है वो और एक विक्रय का क्षेत्र यानी एक क्षेत्र, एक रीजन जो सेल्स जिसे हम बोलते हैं सेल्स एरिया, और एक अकेला व्यक्ति जो विक्रय प्रतिनिधि को परिभाषित किया जा सकता है। तो क्वेश्चन के मुताबिक मार्केटिंग डिपार्टमेंट एक सेल्स रीजन यानी क्षेत्र विक्रय का जहां पर माल बेचा जाता है, अथवा सिंगल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यानी अकेला एक प्रतिनिधित्व यानी एजेंट है जो माल बिकवाने वाला, वो इनको डिफाइन किया गया है कहाँ से संबंधित है इनका, कॉस्ट सेंटर, रेवेन्यू सेंटर, प्रॉफिट सेंटर, इन्वेस्टमेंट सेंटर। भाई इन लोगों पर पैसा खर्च होगा तो इसे कॉस्ट सेंटर पर ही डिफाइन किया जाएगा, यानी इन सब का संबंध कॉस्ट सेंटर यानी लागत केंद्र से होगा। हालांकि ये मार्केट से ही मतलब कंट्रोल होंगे मार्केटिंग में ही, लेकिन ये कॉस्ट सेंटर में इनका लेखा जोखा होगा। क्वेश्चन नंबर है 11, जहां पर आप देख रहे हैं रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट इन ए कंपनी इज अलाउड टू बिल अदर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स फॉर द सर्विस प्रोवाइडेड टू देम, सच डिपार्टमेंट कैन बी ट्रीटेड एज। एक कंपनी में मरम्मत और रख रखाव विभाग द्वारा अन्य उत्पादन विभागों को प्रदान की गई सेवाओं के लिए बिल देने की प्रवृत्ति होती है, स्वीकृति होती है,
आखिर ऐसे विभाग को किसकी भांति माना गया है? तो कहने का मतलब ये है कि जब कंपनी के अंदर मरम्मत और रखरखाव डिपार्टमेंट अलग बना हुआ है और वह अन्य उत्पादन विभागों को प्रदान करता है अपनी सेवा, अब वह उनको बिल देता है कि भाई हमने इतने रुपए का मरम्मत या जो भी है सर्विस आपके डिपार्टमेंट के प्रोडक्ट पर दिया है, खर्च किया है हमारे रिपेयर डिपार्टमेंट से, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से। तो इस विभाग को, ऐसे डिपार्टमेंट को किसकी तरह मानेंगे? तो मतलब ये भी तो एक प्रकार से माल की कॉस्ट में ही तो खर्चा करवा रहा है, यानी लागत कोई तो बढ़ा रहा है ये। भाई कोई वस्तु जितने बनेगी, रिपेयर होगा, तो वह पैसा भी तो उसी वस्तु में लगा है। इसका मतलब है यह जब पैसा लगा है तो इससे किस पर प्रभाव पड़ेगा? तो ये प्रभाव पड़ेगा प्रॉफिट सेंटर पर, यानी प्रॉफिट पर प्रभाव पड़ेगा। कॉस्ट सेंटर, रेवेन्यू सेंटर, इन्वेस्टमेंट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर, इससे हमारा प्रॉफिट जो होता है वह प्रभावित होगा। इसलिए इसका संबंध पूरी तरह से प्रॉफिट की तरह माना गया है, यानी लाभ की भांति, यानी लाभ केंद्र पर ही इसका सारा कुछ हिसाब किताब होगा। प्रॉफिट से रिलेटेड इसको रखा गया है। और यहाँ पर आपका क्वेश्चन जो है समाप्त हो गया है और आपको हमने 12 से 13 मिनट के अंदर इस 11 क्वेश्चन को आप तक पहुँचाने का कार्य किया है। इसको कंपटीशन वाले स्टूडेंट सबसे ज़्यादा महत्व देंगे, उनके कंपटीशन में यह चीज़ें ज़रूर पूछी जा सकती हैं और ये बहुत ही ज़्यादा खोजे हुए अकाउंटिंग के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग से अटैच्ड क्वेश्चन हैं। इसी के साथ ही इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। बहुत कम समय में हमने कोशिश किया कि आपको MCQ से अवगत कराया जाए, वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग से, जिसके बारे में बहुत कम जो है नॉलेज में आता है, इस पर ध्यान भी सबका नहीं जाता है। तो अगली वीडियो में हमारी मुलाकात फिर एक नए चैप्टर के MCQ से होगी। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। जो स्टूडेंट नए हैं, जिन्होंने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, यकीन मानिए धीरज सर कॉमर्स क्लासेज की प्लेलिस्ट को अगर आप खोल लेंगे तो आपको अकाउंटिंग में MCQ की भरमार मिलेगी। आप MCQ धीरज सर कॉमर्स क्लासेज के जितने भी अकाउंटिंग के जितने भी प्लेलिस्ट है, जितने भी वहाँ सब्जेक्ट मैंने डाले हैं, हर सब्जेक्ट में आपको MCQ मिलेगा। बीकॉम फाइनल ईयर के तो खास करके सब्जेक्ट में आपको MCQ मिलेगा, जिसको आप स्टडी करेंगे तो आप कंपटीशन को जरूर विन करेंगे, विन। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।